हेलो एंड वेलकम टू मद्दे मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। सैलाब की सूरत में कुदरती आफत ने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया। लाहौर की हाउसिंग सोसाइटीज में सैलाब का पानी आना शुरू हो गया। रोडा प्रोजेक्ट हालिया तबाही का कितना जिम्मेदार है? नारोवाल, गुजरावाला, सियालकोट और लाहौर के अजला बुरी तरह मुतासिर। कई इलाकों की सड़कें और पुल बह गए। पाक फौज रिलीफ ऑपरेशन के लिए सैलाब जदगान के पास पहुंच गई। इस इशू पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। इसके अलावा बानी पीटीआई की हिदायत पर पीटीआई अरकान पार्लियामेंट का कायमा कमेटियों से इस्तीफा देने का ऐलान। चेयरमैन पीएसी जुनेद अकबर ने कमेटी इजलास में शिरकत ना की। एक दिन के लिए पीएसी की चेयरमैनशिप नवीद कमर ने संभाल ली। दूसरी तरफ पीटीआई ने लाहौर की सीट के अलावा जिमनी इलेक्शन में बॉयकॉट का भी ऐलान कर दिया। पार्लियामेंट के बिजनेस से दूर रहने और इलेक्शन ना लड़ने का फैसला बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कितना बेहतर साबित होगा? हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट इस फैसले से किस हद तक मुश्किल में जा सकती है? ताज़ा तरीन सूरत हाल पर भी हम बात करेंगे आज के शो में। और तोशाखाना से तहाइफ लेने वाले सियासतदानों और ब्यूरोक्रेसी के दिफा में सेक्रेटरी काबीना सामने आ गए। पीटी अफसरान को लाखों रुपए की ईदी लेना महंगा पड़ गया। पीएसी ने वापस करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद में ड्रग्स माफिया का राज। व्हाट्सएप पर मंशियात के ऑर्डर होने लगे। कोरियर के जरिए भी ड्रग्स पहुंचाने का इंकशाफ। कमेटी इजलासों का अहवाल आज जानेंगे रऊफ क्लासरा की जबानी। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक ऐसा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जिससे पूरा मुल्क जो है वो जिसकी तरफ देख रहा है, और वो है सैलाब के हवाले से। और सैलाब ने किस तरह से पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों को लपेट में लिया हुआ है। इसका जिम्मेदार मानसून बारिशें तो हैं ही क्लासरा साहब, लेकिन जो भारत की तरफ से पानी छोड़ा गया है उसको भी इसका जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। ये इंसानी मिजाज है कि वो कोई ना कोई एक्सक्यूजेस बंदा ढूंढता रहता है। मैं भी ढूंढता रहता हूँ अपनी गलतियों के, अपने फ्लाज के, अपनी जो भी वीकनेसेस हैं, मैं भी उसकी जिम्मेदारी मैं कबूल नहीं करता। सो हमारे लिए सबसे इजी काम जो है ना वो ये है कि भारत ने पानी छोड़ दिया। अच्छा, दो किस्म की खबरें हैं हमारे यहाँ, बड़ी पॉपुलर हैं। हम अपने ऊपर तो लेना नहीं है ना कि हमारा बाकी हमारा कोई फलाह हो सकता है या नहीं हो सकता। भारत को एक मिनट के लिए साइड पे कर देते हैं। चलो मान लिया जो हमारी भलाई के फैसले नहीं करेगा, क्या हमने अपनी भलाई के फैसले किए हुए हैं, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। अब या साल में 2 खबरें ज़रूर छपती हैं पाकिस्तान में, बड़ी उसका ढंडोरा पीटते हैं, बड़ा उसका ढोल बजाते हैं, अच्छा खासा तगड़ा किस्म का। एक तो ये होता है जो आजकल चल रही है खबरें कि जनाब के भारत ने पानी छोड़ दिया, भारत की आबी जहरीत की वजह से फलान हो गया, फ्लड आ गए, ये आ गए। और फिर पूरे मुल्क में यहाँ पे अभी आप जो सूरत हाल है इस वक्त देख रहे हैं, बेचारे बहुत सारे नारोवाल, सियालकोट ये एरियाज जो हैं, अभी लाहौर को जो खतरा हो रहा है अभी हम उस पर आते हैं। फिर अभी तो ये सिर्फ सेंट्रल पंजाब में आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं ना। अभी इसने अगेन उनमें जाना है, सराइकी इलाकों में जाना है, साउथ में जाना है, फिर सिंध में जाना है। अभी ये सिलसिला लंबा चलेगा, अब आने वाले दिनों में मजीद। अभी तो शुरू हो रहा है ना काम यहाँ से। एक तो ये होता है कि भारत ने अभी जहरीत कर दी और पाकिस्तान को बताए बगैर उन्होंने पानी छोड़ दिया और पूरे इलाके आ गए, और ये उनका तबाह करने का मनसूबा है। मान लिया जी उनका मनसूबा होगा। इसके बाद दूसरी खबर क्या छपती है, भारत ने पानी रोक लिया और पाकिस्तान खुशहाली का शिकार होने लगा। पाकिस्तान की फसलें तबाह होने लगी हैं, पाकिस्तान में पानी नहीं होगा, पाकिस्तान में ये हो जाएगा वो हो जाएगा क्योंकि भारत ने पानी रोक लिया। अभी इन 2 खबरों को मिला के जरा देखें कैसे आपको फील होता है। हाउ डू यू फील दैट? और ये 12 महीने के अंदर हो रही है, ये कोई 12 साल का वक्फा भी नहीं है कि 12 साल पहले उन्होंने पानी छोड़ा हो या उन्होंने 12 साल पहले पानी रोक लिया हो। ये आपको विद इन मंथ्स की बात। अभी 2 महीने पहले क्या हो रहा था आपके सामने, यहाँ पे चोलिस्तान पे नहर निकालने के लिए यहाँ आपका सिंध और पंजाब जो है एक दूसरे के गिरबाने पकड़ के खड़े थे, जलसे हो रहे थे, जुलूस हो रहे थे, पूरे सिंध में हड़ताल हो रही थी और उन्हें ट्रक वालों को पता नहीं क्या कुछ को उन्होंने रोका हुआ था कि ना हमारा पानी आप क्यों वो करना चाहते हैं। ये आपके अभी की बात है, 2 महीने पहले की। पूरा सिंध हॉल्ट हो गया था। और हम कह रहे थे कि भारत ने अगर हमारा डैम पे पानी रोका तो हम बम मारेंगे, हम जंग लड़ेंगे। मतलब ये एक्सट्रीम है, विद इन फ्यू मंथ्स हुआ है ये। अब इसमें किसका फलाह है? जो समझने वाली बात है, अपनी गलती तो हमने नहीं मानी, हम तो भारत को ब्लेम करेंगे। एक चीज भारत की भी देख लेते हैं जरा। आपको जो इतनी बड़ी आप बातें कह रहे हैं, हम पाकिस्तान को खुशहाली का शिकार कर देंगे, पाकिस्तान को भूखा मार देंगे, पानी नहीं होगा, इनकी फसलों के लिए नहीं होगा, इनके बच्चे पानी को तरसेंगे, फलां को भी रोक लें। फिर ये जो पानी इतना आ रहा है और ये भारत ने नहीं छोड़ा, ये आपको जहन में रखने वाली बात है। भारत अगर स्टोर कर सकता होता तो आपसे हमसे ज्यादा समझदारी करके उन्होंने डैम बनाए हुए हैं
آپ تو ڈیم بننے نہیں دیتے, یہاں پہ ڈیم بنانے دے تو جہاں پہ باش ہو قتل و غارت تک بات پہنچ جاتی ہے ایک دوسرے پہ, جہاں پہ آپ مطلب ایک دوسرے کی سرحدیں روک لیتے ہیں, ایک دوسرے کو گھر نہیں آنے دیتے, اب ٹرک ڈرائیور روک لو, روڈز پہ بیٹھ جاتے ہیں, یہاں پہ حکومتیں ملک آپ مطلب نعوذ باللہ آپ اس کا حشر کرنے پہ تل جاتے ہوتے ہیں. یہاں پہ سندھی, پنجابی, بلوچ, پختون اور سرائکی, بلتی, کشمیری, پتہ نہیں کیا کیا گفتگو شروع ہو جاتی ہے. آپ نے خود ایک ڈیم نہیں بنایا, نہ بننے دیتے ہیں. اور جیسے ان کا ڈلاگ ہے, حالانکہ اس وقت وہ مطلب بات کرنے والی ہے تو نہیں, جس حالات میں بیٹھے ہیں ان کا ہے نا, مغل اعظم کی فلم کا ان کا ڈلاگ ہے ان کا, اس میں پرتھوی راج کا جب وہ اسے کہتے ہیں انارکلی کو بلا کے, انارکلی سلیم تمہیں آج اس کا ڈلاگ, سلیم تمہیں مرنے نہیں دے گا, ہم تمہیں جینے نہیں دیں گے, یہ اس کا ڈلاگ ہے. سیم ہماری سچویشن ہو چکی ہے کہ نہ ہم ڈیم بننے دیں گے, نہ ہم جناب یہاں پہ یہ لڑائیاں ختم یہ ہوں گے ساری چیزوں کو. سو یہ جو اگر انڈیا کی سائڈ پہ تباہیاں اگر دیکھیں, ہم سے بھی زیادہ تباہیاں ہیں جہاں سے پانی آ رہا ہے, ستلج میں آ رہا ہے یا راوی وغیرہ جتنے, کیونکہ پورے کے پورے وہ رہتے ہیں ہمارے یہاں پہ, ایک ان میں پانی نہیں ہوتا. ہم نے یہ دریا جو ہے ان کو ایک طرح کا ان کا یہ پانی جو انڈیا کو دیا ہوا ہے ہم نے, وہاں پہ بھی اس سے بڑی تباہی آئی ہے. اگر آپ دیکھیں ان کی بہت ساری, میں دیکھ رہا تھا گائے بھینسیں جانور جو ہیں وہ انڈین سائڈ آف یہ پنجاب جو ہے وہاں سے ساری پانی سیلاب میں آئی ہیں. اب وہ بیچاری کدھر جائیں گی, کون پکڑے گا, کیا بنے گا, دیٹس انادر اسٹوری. ان کا اپنے دیکھیں ان کے دیہاتوں میں بہت سارا ان کا فلڈ آیا ہوا ہے ان کے اپنے علاقوں میں, بیکاز دے کانٹ اسٹاپ واٹر. سو یہ کہنا کہ بھارت پہلے پانی چھوڑ دیتے پھر بند کر لیتے, تو آپ بھی یہ کام کر لیں. آپ نے ڈیم بنائے ہوتے تو یہ سارا پانی جو آ رہا تھا آپ سٹور کر لیتے. ڈیم کا تو لفظ لے لیں تو بہت لوگ آپ کو مرنے پہ تل جاتے ہیں, تو پھر کس چیز کا رونا دھونا ہے. ایک اس پہ نمبر 1 جو مین چیز ہے ساری. سو اس میں ہماری جو اپنے فلاز ہیں, ہمارے اپنے جو ہمارے قصور ہیں, وہ تو ہم ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. اور ہم مطلب کیا کہتے ہیں, ہمیں کوئی نہ کوئی اسکیپ گوٹ چاہیے. اس وقت اسکیپ گوٹ ہمیں بھارت ملا ہوا کہ بھارت نے پانی چھوڑ دیا ہے, ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. آپ آئیں گے پروگرام کے دوسرے میں آپ کو اپنا قصور بھی بتاؤں گا. جو میں 2-3 دن یہاں پہ میٹنگ میں اٹینڈ کرتا رہا ہوں, وہاں پہ یہی میں یہ موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے, آج بھی ایک میٹنگ تھی کلائمیٹک چینج کی, آج بھی میٹنگ تھی, کل بھی NDM نے ایک وہاں پہ بریفنگ دی ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو, جہاں پہ میں سن کے حیران ہوا ہوں کہ ہمارے ہاں مطلب کوئی کیپیسٹی کے ایشوز ہیں, ول کے ایشوز ہیں, ہر چیز ہم نے خدا پہ رکھی ہوئی ہے, اور خود جتنی ہم خود تباہی پھیلا رہے ہیں اس کا تو ذمہ لینے کو کوئی تیار نہیں. حکومتیں ہیں, نہ آپ کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے, نہ بیوروکریسی ہے, نہ عام لوگ ہیں, اس کے ڈیزاسٹر آپ کے سامنے ہے وہ ساری. اور یہ جو میں بات کر رہی تھی اس کی کہ یہ بھارت کی جو بات کی, احسن اقبال صاحب کی اسپیسیفک اسٹیٹمنٹ ہے, یہ بھی میں بتا دوں, انہوں نے آج پریسر میں دی. انہوں نے کہا بھارت جو ہے وہ آبی جارحیت کر رہا ہے, اور انہوں نے پانی جمع کر کے ایک دم سے جو ہے وہ چھوڑا ہے, ورنہ یہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ بھی چھوڑا جا سکتا تھا تاکہ پاکستان کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ نقصان ہو. تو وہ ایک ساتھ جو ہے وہ انہوں نے احسن اقبال صاحب کو یہ بات سوٹ کرتے کیونکہ نروال کے ہیں, سیالکوٹ سائڈ سے, اسی لیے ان کو یہ سوٹ کرتے. ان سے پوچھیں 3-4 دن سے جو بارشیں ہو رہی ہیں وہاں پہ, تو یہ وہاں سے اگر انڈیا نے کوئی سیٹ کلوڈنگ کی ہوئی ہے یہاں پہ, مطلب یہ لوگوں کو ٹھیک ہے, ہمارے ان کے ساتھ ایشوز ہیں, رہیں گے, وہ ختم ہونے والے اوور نائٹ نہیں ہیں, لیکن اس طرح کی باتیں کر کے آپ ان کو ایڈکشن لگا رہے ہیں نا, یہ تو نشہ لگانے والی بات ہے. ایک ہی بات کر دیں بھارت نے پانی چھوڑ دیا, یہ جو 3-4 دنوں سے یہ آ رہی ہیں بارشیں آ رہی ہیں یہاں پہ مسلسل ہو رہی ہیں, اور اچھا اگر مان لیا یہاں تو بارشیں انہوں نے کروا لی ہوں کہ پانی چھوڑ دیا ہے, واٹ اباؤٹ دا نارتھ, جو بھی نارتھ میں ڈیزاسٹر ہوئی ہے, جو وہاں سے پانی ہے, جو وہاں سے فلڈ ہوئے ہیں, جو وہاں پہ بنیر میں ہوا ہے یا آپ کے نادران ایریاز میں ہوا ہے, جس کا بھی بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہے, جو کل بریفنگ دی گئی ہے یہاں پہ انہوں نے دی ہے. ہماری جو مین میڈ ڈیزاسٹر ہیں اس پہ احسن اقبال صاحب بات کریں گے نہیں کریں گے؟ ہاں بالکل, میں تو یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ اس پہ مین میڈ ڈیزاسٹر, کیونکہ آپ نے میٹنگز کی بات کی کہ وہ کلائمیٹ چینج اور اس کی بات کرتے ہیں, یہ سوسائٹیز جو بن جاتی ہیں اس پہ جو ہے وہ کوئی سوال نہیں اٹھاتا, اس حوالے سے میں وہی پوچھنا چاہتا ہوں نا, احسن اقبال صاحب سے کوئی سوالات کرنا چاہتا ہوں. ذہین آدمی ہے ماشاءاللہ, تھوڑی سی رسپانسبلٹی لیں, انہیں بتائیں کہ سیالکوٹ میں کتنے ہاؤسنگ سوسائٹیز آئی ہیں آپ کی, ان کا تو پتہ ہے. جو آپ نے وہاں پہ روڈا پروجیکٹ شروع ہو گئے, ٹھیک ہے عمران خان صاحب کے دور میں وہ شروع ہوا تھا, اس پہ بھی آتے ہیں خان صاحب کے دور میں, جو اگین اس پہ روڈا پروجیکٹ پہ کتنے پروگرام ہم نے کیے, اور کتنی ہم نے گالیاں کھائی ہیں ان کے PTA کے دوستوں سے کہ خان صاحب جو ہے نیا شہر بنا اس میں بسا رہے ہیں, 10 کے قریب وہاں پہ وہ بنا, بلڈرز پہنچ گئے تھے, 1.5 لاکھ یہی اسی راوی زمین کی, جو آپ کی زمین ہے راوی ریور کی, 1.5 لاکھ ایکڑ زمین جو ہے خان صاحب کے دور میں جب عثمان بزدار صاحب تھے, انہوں نے اٹھا کے ان کو دے دی, بلڈرز کو دے دی, ڈونر تھے موسٹلی اس میں کیا ہیں, اور جناب یہاں پہ آپ ایک نیا شہر بنے. اب آ گیا نا وہ, آج اس پہ سوشل میڈیا پہ بڑی اچھی میم بنی ہوئی تھی, انہوں نے جناب جہاں پہ لگے ہوئے تھے نا بورڈ لگے ہوئے, راوی کنارے, راوی کے اندر, یہ راوی کے اندر پلاٹ لیں, راوی سے 5 منٹ کے فاصلے پہ. آج درائے راوی اپنی زمین اپنا پلاٹ لینے پہنچ گئے, سستی زمینیں سنا یہاں پہ مل رہا, پہنچ گئے ساری. تو ان لوگوں کا کوئی حساب کتاب ہونے والا ہے. آپ نے یہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹیز پہ آ کے کیا, اب سیالکوٹ سائڈ پہ ہم بھی جاتے ہیں, آپ لوگ بھی گئے ہوں گے, وہ خود بھی جاتے ہیں ناروال سائڈ پہ,
आप उसको देखें कि आपने इन हाउसिंग सोसाइटीज के दरिया के नेचुरल रास्ते थे उनको जो तबाह किया गया, कुछ उसके लिए आप लोगों ने किया है। अभी पूरा लाहौर जो है, ये कल ही बात हो रही थी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, एक मेंबर कह रहे थे, उसने कहा जनाब यहाँ से आप निकलें जो सही लाहौर से मोटरवे की तरफ, तो मोटरवे तो खत्म हो गई, लगते हाउसिंग सोसाइटीज हैं। आपने यहाँ से इधर लाहौर से शुरू है मुल्तान तक चले जाएं, वो हाउसिंग सोसाइटीज हो गई हैं। अच्छा, वहाँ से लाहौर की तरफ हैं तो ये हाउसिंग सोसाइटी, जीटी रोड पकड़ लें, वो हाउसिंग सोसाइटीज हो गई हैं। जहाँ पे आपको दरिया के रुख नजर आए आपने वहाँ पे बिल्डोजर फेर के सारी चीजें आपने बराबर कर दी हैं। अच्छा, इसी पॉइंट पे एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम अपनी बातों का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। हमने इतना रोला डाला, मामला आखिर वहां तक गया, सुप्रीम कोर्ट तक गया। इतना रोला डाला, इमरान खान साहब वजीर आजम थे, सुप्रीम कोर्ट ने मना किया कि मत करें। खान साहब उसी वक्त कैमरे लेके, उनका हम ये चला नहीं सकते, 2.5 मिनट का खान साहब गए थे वहां पे, वो कैमरे लेके पहुंच गए थे, 2.5 मिनट की उनकी तकरीर है, प्रमोशन की उन्होंने, जैसे किसी दौर में पेप्सी इश्तिहार में नहीं आते थे खान साहब, इश्तिहार वो आगे इश्तिहार करते थे, रूडा के लिए उन्होंने इश्तिहार किया बकायदा, एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। 2.5 मिनट तक वो बताते रहे मुल्क और कौम को इसके फवायद क्या हैं। आज वो सारी की सारी लाहौर आपका खतरे में है, क्योंकि आपने जमीनें उनको दे दी, लोगों ने प्लाट ले, अरबों खरबों रुपए आपने वहां पे ओवरसीज का पैसा भी आ गया, लोकल भी आ गया, किसानों को मारा, पुलिस ऑपरेशन कराए गए, जबरदस्ती जमीनें ली गई। और उस साल हमने $10 बिलियन की हमने बाहर से गंदम मंगवाई, चीनी मंगवाई, हमने काटन मंगवाई, ऑलिव ऑयल, दालें सबसे मंगवा रहे थे, और अपना 1.5 लाख 1.25 लाख ये जरी इलाका जो है वो उठा के बिल्डर्स को दे रहे थे। और ये काम कौन कर रहे थे कि जो 1 बिलियन ये सुनामी का जिन्होंने दरख्तों की बात की थी, ये वो बात कह रहे थे जो एनवायरनमेंट के सबसे बड़े वो थे, वो चैंपियन थे, और जिस पे लोग बिलीव करते थे। ये नहीं है कि ये बड़े फरिश्ते हैं दूसरे वाले, मतलब इन्होंने भी कंटिन्यू रखा, इन्होंने भी रखा, इन्होंने भी लोगों को हाउसिंग सोसाइटीज के परमिट दिए, लेकिन आप तो इनके खिलाफ आप खड़े हुए थे, इसलिए आपको सपोर्ट मिल रही थी। आपकी अकाउंटेबिलिटी इसलिए ज्यादा होनी चाहिए। रूडा उठा के 1.25 लाख एकड़ आपने दरिया रावी के ऊपर, आप इनका फुटेज अगर वो दिखा सके राना साहब, कि इधर से उसकी रावी की ये पानी बह रहा है और इधर से ऊपर बिल्डोजर लगे हुए हैं। ये इस तरह के काम हो रहा था। तो जब हमारे जैसे चंद लोगों ने इस मसले को उठाया, दुनिया जहां की गालियां खाई हमने इन्हीं लोगों से, इनके फॉलोअर से, इन्हीं की पार्टी से, कि आप लोग तरक्की नहीं चाहते, हम लाहौर को तरक्की दे रहे हैं, तो फिर जाएं आप इनको ले आए, इन तमाम लोगों को जो हमें गालियां देते थे उनको लिटा दें लाहौर के बंद पे, के आए जी पानी रोकें यहाँ पे। अच्छा, ये नहीं कि हम कोई बहुत ज्यादा सियाने थे, चीजें हो रही थी। मतलब कल वहां पे क्या हुआ, आपके उसकी एनडीएम ने जो वहां पे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ने थी, जो वहां पे ये खैबर पख्तूनख्वा में तबाही की गई है, जो वहां से वीडियोज आई हैं, सारे के सारे दरख्त उन्होंने उड़ा के रख दिए हैं, जिसके पर अच्छा पूछते हैं कि ये क्लाउड बस्ट ये क्या होता है। और भाई दरख्त जो खड़े होते हैं, जब टेम्परेचर उनका डिस्टर्ब होता है, आप दरख्त काटते हैं, उसके 2 नुकसानात होते हैं। टेम्परेचर जो है वो हाई चला जाता है, सो पानी जो है एक ही इलाके में वहां पर ऊपर बादलों की शक्ल में स्टोर होता है। जो ही गर्मी लगती है तो वो फिर अचानक ऐसे जैसे फटता है, शापर नहीं फटता किसी जगह पानी का, वो फट पड़ता है। नंबर 1, चलो फट गया, दुनिया भर में होता है और जगहों पे भी हो रहे हैं क्लाउड बस्ट। लेकिन अगली चीज होती है कि जब किसी ये पहाड़ के ऊपर या ये पहाड़ी इलाके में फटते, मोस्टली आप नोट करें कि ये क्लाउड बस्ट जो है ये पहाड़ी इलाकों के ज्यादा है, ये आपको मैदानी इलाकों में बहुत कम ये मतलब सुनने को बातें मिलेंगी। वो करता क्या है, जब बारिश का पानी गिरता है इतनी बड़ी तेजी शक्ल में पहाड़ों पे, फिर अपने साथ वो जो आपके पत्थर हैं उनको लेके चल पड़ते आबादियों को। अब पत्थर क्या है, पत्थर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो दरख्तों के साथ जुड़े हुए हैं, वो आपस में जुड़े हुए हैं। दैट्स द रीजन हिल्स है ना, पहाड़ी हैं। आप जब वहां दरख्त काटते हैं तो दरख्त निकालने के लिए आप पत्थरों को भी काटते हैं, उनकी जो जुड़ा थे वो वीक होते, पत्थर पड़े हुए हैं वो वीक हैं। जो ही पानी का रेल आते हैं अपने साथ पत्थर लेके आते हैं, बड़े बड़े पत्थर। उसकी वजह आगे अगर दरख्त खड़े होते हैं जिनको आपने काटा है तो वो अपने तन्नू से उनको रोक, पहले तो पत्थर इतने ज्यादा आते ना, क्योंकि जुड़े हुए हैं, उनको आपने दरख्त निकालते वक्त उनको वो किया नहीं है, उनकी जड़ें नहीं उनकी वीक चले हो गई। अगर दरख्त बचे हुए हों तो जितने बड़े ये पत्थर हैं उनको ये रोकते, जितना घना जंगल होगा दरख्त होंगे, इन्होंने पत्थरों को रोकना था। पत्थर इस तरीके के आ नहीं सकते थे, पानी आता बारिश का, पत्थर ना आते, बारिश के पानी में तो आप बच जाते हैं, लेकिन जो पत्थर हैं जैसे बुनेर में हुआ, जैसे और इलाकों में पत्थर, वो तो सीधा ये तो पत्थरों की बारिश हुई है ना। एक पत्थर ऊपर से आपकी कीचड़ और साथ में ऊपर ये आपके ये पानी, फिर तो क्या मत आनी थी, फिर गाँव के गाँव उलझ जाने थे। सो आपने जिस तरह के डिजास्टर की, और अभी कल उन्होंने एक और बात बताई, एनडीएम के जो चेयरमैन साहब थे, जनरल साहब थे, कि उन्होंने बताया उन्होंने जनाब तैयार रहे, आने वाले इस सालों में मजीद ज्यादा तबाही आएगी, ज्यादा फ्लड आएंगे, ज्यादा ग्लेशियर पिघलेंगे, और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स भी हैं, ये आपके पिघलते रहेंगे। आपके पास जो दरियाओं के किनारे आपने घर बना दिए हैं, अभी सवात में क्या हुआ है,
अभी भी अच्छा सवात में तो आप देख लें वहां पर कि इनके पीटीआई के दोस्तों ने, इनके वजीरों ने, इन्हीं की पार्टी के बहुत सारे लोगों ने जो आपस में खुद को कह रहे हैं इन्होंने वहां पे होटल खोल लिए। अच्छा खुद नहीं खोल लिए तो किसी फ्रंटमैन को खोल लिया है। अच्छा खोले कहाँ पे हैं, जाके दरिया के अंदर जो बेल्ट है, जो उसकी बेड है दरिया का, वहां पे खोले हैं। अच्छा फिर वहां खुदायां की हैं, बिजरियां इन्होंने वहां पे बेची हैं, वो इन्होंने अलहदा काम किए हैं। जब सारी चीजें पैसा पैसा रह गया है कि हमने पैसा बनाना है, हाउसिंग सोसाइटीज के जरिए पैसा बनाना है, रियल स्टेट के जरिए पैसा बनाना है, हमने प्लाट के जरिए बचाना। मुल्तान चले जाएं आप, वहां जो तबाही की है वो जरा देख लें। लाखों आपने वहां पे आके एकड़ जमीन, आपने आमू के हजारों एकड़ के बाग थे वो तबाह किए हैं। अच्छा खाली पड़े हुए हैं प्लाट, लोग आपके इस्लामाबाद, लाहौर, कराची के लोगों ने प्लाट लेके वहां रखे हुए हैं जी हम इसकी सरमायाकारी करेंगे। हम बाहर से ये गंदम चीनी वगैरह बाहर से मंगवा रहे हैं। अपनी जो जमीनें एग्रीकल्चर थी उनकी हाउसिंग सोसाइटीज बना के प्लाट लेके सरमायाकारी के नाम पे पड़े हुए हैं। ये सारी हुकूमतें शामिल है, ये फंड करते हैं। ये जितने बिल्डर्स हैं आपके, हाउसिंग सोसाइटीज वाले हैं, जितने ये आपके कंट्रैक्टर हैं, जितने ठेकेदार हैं, माफिया होते हैं पूरे के ये पूरे। टिम्बर माफिया में शामिल है। इनको पैसे देते हैं, इलेक्शन की फंडिंग करते हैं, गाड़ियां लेके देते हैं, माल पानी देते हैं, और इसमें ब्यूरोक्रेसी शामिल है, इसमें पॉलिटिशियन शामिल है, इसमें मीडिया के लोग शामिल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम ही इन्हीं हाउसिंग सोसाइटी से बड़े बड़े इश्तिहार लेते हैं। अब तो माशाल्लाह हमारे बहुत सारे रियल स्टेट वाले जो हैं ये हाउसिंग सोसाइटी, उन्होंने चैनल खोल लिए हैं। इतना पैसा आ गया, अब चैनल खोल लिए कि अब इनके खिलाफ ना कोई हुकूमत कुछ कर सकती है, ना ब्यूरोक्रेसी कर सकती है, ना सोसाइटी कर सकती है। खबर ही नहीं लगने देंगे, बातें नहीं होने देंगे कि करके दिखाएं आप इनके खिलाफ। सो इतना बड़े पैमाने पे जब आपने जकड़ लिया है, पहाड़ आपने उखाड़ दिया, आपने पत्थर उखाड़ दिया, आपने दरियाओं को आपने उनके रुख मोड़ दिए, फिर उसके बाद क्लाउड बस्ट होने थे, फिर कहते हैं इंडिया ने आप भी जहरियत कर ली है जनाब, पानी रोक लो। पहले भी तो पानी आते थे, फ्लड पहले भी आते अच्छा थे। ये जो आपने सहाफियों की बात की, इससे मुझे एक चीज़ याद आई। एक क्लिप जो है वो आज भी चल रहा था कि ये सहाफियों को भी रूडा में जो है वो प्लॉट्स ऑफर किए गए और वो जो आके अनाउंस किया। वैसे तो किसी चीज़ पे सेम पेज पे नहीं होते, लेकिन जब इमरान खान ने ये लॉन्च किया उसके बाद पीडीएम ने इसको कंटिन्यू किया और फिर इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो आज चल रही थी हर जगह सोशल मीडिया पे कि सहाफियों को भी जो है वो प्लॉट जो है वो ऑफर किए कि रूडा में जो है वो उनके लिए भी सोसाइटीज जो है वो बनाई जाएंगी। उनकी हुकूमत वैसे तो खिलाफ थी ना, सहाफियों को तो उन्होंने अच्छी खासी फेंटी लगा के रखते थे, हम देखते थे जो बात करते थे उस वक्त। लेकिन इस मामले में उन्होंने कहा इनकी चूंच भी गीली कराई जाए। उस वक्त भी हमने कहा था हुजूर ये रूडा में जो आप ले रहे हैं लाहौर का ये माहौल खराब करेगी। अच्छा शहबाज शरीफ साहब ने क्या किया, इन्होंने लाहौर को खोद के जहां इनको खाली जगह नजर, इन्होंने वहां पे इन्होंने आसमान पे छतें डाल देंगे, मेट्रो बन रही है हर एक कोना, इन्होंने सरिया सीमेंट जो भी चीज, मतलब इन्होंने आसमान की छत जो थी ना लाहौर की इन्होंने ढांप दी क्योंकि सरिया सीमेंट लगना है। उसका नतीजा स्मोक की शक्ल में निकला। इन्होंने भी बहुत सारे दरख्त काटे। अब आप 3-4 महीने आगे देखेंगे ना, अभी यहाँ से निकले ना फ्लड से, अभी स्मोक शुरू हो जाएगा, आगे स्मोक शुरू हो जाएगी। 3-4 महीने बाद आप वहाँ पे लाहौर में सांस नहीं ले सकेंगे। वजह यही थी। उसका भी इल्जाम इंडिया पे जाता है वैसे, फसलें जलाते हैं। हालांकि मैंने खुद देखी, आप मोटरवे पे देखे हमारे किसान जला रहे हैं। सियालकोट एक दफा शादी पे मैं गया, वहां पे वापसी में मैंने देखा पूरे का पूरा जलाया। वो भी इंडिया के खाते में डालो, पानी इंडिया के खाते में, स्मॉग इंडिया के खाते में, वहां पे मतलब फसलें जलाने इंडिया के खाते में। हमने इजी टारगेट ढूंढा होगा कि सारा कसूर इंडिया के, हम बड़े इनोसेंट हैं। हमने कोई हाउसिंग सोसाइटीज नहीं बनी, हमने कोई रूडा नहीं बनाया, हमने दरिया रावी के अंदर हमने जमीनें नहीं बेची, हमने दरख्त नहीं काटे, हमने यहाँ पे बिल्डोजर नहीं चलाए, हमारा कोई कसूर नहीं है। सारा कसूर जो है ना वो इंडियंस का। आपने लाहौर के साथ ये हशर के इन्होंने शहबाज शरीफ से। अब इस्लामाबाद की बारी आखिरी, बिल्कुल इस्लामाबाद इज नेक्स्ट टारगेट। अब मुझे समझ नहीं आता इसको हम इंडिया के साथ कैसे जोड़ेंगे। ये मैं अभी से सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि कल को खुदा ना खास्ता जब यहाँ पे बर्बादी होनी है, आप मार्गला देख लें, यहाँ से ईरान एवेन्यू की तरफ जाएं, शाह अल-आदिता को देखें, सही कह रहे हैं। इस तरह के हजारों घर रातों रात पहाड़ पे बन गए। एक अफगान लॉर्ड है, उनके दामाद का बताया गया यहाँ पे पहाड़ी पे सबसे बड़ा घर है जो हमारे सीडीए ने इन तमाम लोगों ने बनवा के दिया है उनको। पहाड़ काट के अफगान लॉर्ड्स की फैमिली का घर है यहाँ पे, और मार्गला पे है, सिर्फ एक नहीं है, यहाँ हजारों घर हैं जो बना दिए। पहाड़ काटे गए, दरख्त काटे गए। कल को यहाँ पे क्लाउड बस्ट हो, आपका टेम्परेचर खराब हो, जो कि होगा। इस साल गर्मी ज्यादा थी इस्लामाबाद में, आपने नोट की, बारिशें भी ज्यादा हुई हैं। वहां पे क्लाउड बस्ट हो, खुदा ना खास्ता वहां से फिर ये पथराव शुरू हो और पूरी इस्लामाबाद की आबादी फिर कहेंगे इंडिया ने ये आबी जरहियत की है। तो हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारा सीडीए, हमारे अफसरान जिस तरह लगे हुए हैं बर्बाद करने को इस्लामाबाद के एनवायरनमेंट को, इस्लामाबाद के स्ट्रक्चर को, इसकी शक्ल को, उसकी ब्यूटी को, तो मैं अभी से कह देता हूँ कि ये ना ढूंढना
शुरू कर दें कि कल को हमने इंडिया के खाते में इस्लामाबाद के जो हम तबाही कर रहे हैं और यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही हैं, यहाँ पे दरख्त काटे जा रहे हैं, यहाँ पे आपके 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 पत्थर काटे जा रहे हैं, पहाड़ काटे जा रहे हैं और आबादियां जो हैं आपकी पहाड़ों के ऊपर पहुंच गए अब अल्लाह के फजल से, तो फिर हम डालेंगे जनाब के जो एहसन इकबाल साहब ने कहा है कि ये जनाब इंडिया की एक आबी जरियत है। बिल्कुल होगी भाई साहब, वो तो दुश्मन है। आपने दोस्त हो के आपने क्या काम किया? दोस्त हो के वो क्या गाना है उनका कि दुश्मन ना करे जो दोस्त ने काम किया है। आपने जो हजूर वो काम किया है वो तो फिर दुश्मन ने तो करना ही था। बड़ा ऑन पॉइंट आपको गाना आपने कहाँ पे आपने क्या हरकतें की हैं जरा अपनी भी तो बताएं। रूडा को देख लें, अपनी आपने स्मॉग को देख लें, अपने दरख्त काटने देख लें, अपने दरियाओं के बेड की लेके मैं कहती हूँ अभी भी टाइम है, अभी भी रुक जाएं, अभी भी कुछ होश कर लें। नहीं करेगी पाक इस्लामाबाद का सीडी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, पॉलिटिशियंस हो, लोग हों, ये रहम नहीं करते होते। बाद में सारी चीजें अल्लाह के खाते में डाल देंगे कि अल्लाह की तरफ से था। ये नहीं कहेंगे कि मैन मेड कितनी बड़ी डिजास्टर है ये सारे लोग जो करते जा रहे हैं, जैसे नादरन एरियाज में की गई है, ये मैन मेड थी। आपने वहां पे दरख्त काटे, पहाड़ काटे, आपने तबाही फेरी, टिम्बर माफिया ने किया, उन्होंने इंतकाम लिया कुदरत ने आपसे। आज वही पत्थरों की बारिश हो रही है जिसपे हम सब लोगों का दिल जो है बड़ा अफसरदा है। बिल्कुल बिल्कुल। इसी पॉइंट पे नाज़रीन एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ मजीद खबरें हैं वो भी शामिल करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। एक और इशू पर बात कर लेते हैं। बानी पीटीआई की हिदायत पर पीटीआई अरकान पार्लियामेंट का कायमा कमेटियों से इस्तीफ़ा देने का ऐलान। चेयरमैन पीएसी जो हैं जुनेद अकबर साहब, वो भी कमेटी इजलास में आज शरीक नहीं हुए। क्लासरा साहब आप मौजूद थे वहाँ पे, क्या चीज़ें डिस्कस हुई और आज वो नहीं थे तो चेयरमैन किसने चेयर किया पीएसी को? बिल्कुल, आज बहुत सारे 2-3 कमेटीज बड़ी अहम की मीटिंग थी जी, जो मैं वहाँ पे शरीक हुआ। ये सारा पलंदा आप देख रही हूँ कि हर एक मीटिंग का अलग-अलग डॉक्यूमेंट्स हैं सारे। उसमें ये था कि मेन जो आज वैसे अगर रूटीन की मीटिंग होनी थी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कोई पहले से शेड्यूल थी, तो जो ज़्यादा वो इंटरेस्ट पैदा हो गई थी रात की वजह से जो फैसला आया था कि शायद आप ना इस्तीफे दे दे, जिस पे हमने कल बात भी की थी कि इमरान खान साहब ने कहा था कि जनाब आप ये कमेटीज़ की मीटिंग, आप ये कमेटीज़ की मेंबरशिप भी छोड़ दें और इसका मतलब ये है कि चेयरमैनशिप भी छोड़ दें। हाँ जी। सो आज हम देखने गए, ये वैसे भी गए, लेकिन ये ज़्यादा देखने के लिए कि जुनैद अकबर साहब क्या फैसला करेंगे कि आज वो आएंगे नहीं आएंगे, या आज के दिन चेयर करेंगे फिर देखेंगे कमेटी का फैसला। अच्छा, इनके 3-4 बड़े एक्टिव मेंबर भी हैं कमेटी के जो आते हैं, रेगुलर आते हैं और वो इसमें शरीक होते हैं। नहीं मत से सबसे ज़्यादा एक्टिव भी वही रहते हैं, मोस्टली इसी के पीटीआई के लोग रहते थे। चेयरमैन साहब भी हैं, अगर क्योंकि स्टेक पे काम है हुकूमत उन शहबाज शरीफ साहब की, लिहाजा उस पर ये खबरें भी बनती हैं। और जुनैद अकबर साहब मत से इनिशियली को मेरी कोई इतनी बड़ी अच्छी स्ट्रांग ओपिनियन नहीं थी कि वो पहले के ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन नहीं रहे थे या मेंबर भी नहीं थे उसके, तो लिहाजा ये बड़ी एक टेक्निकल एक अच्छी खासी, मतलब क्या कहना चाहिए, नो ऑफेंसेस टू एनीवन, इंटेलिजेंट आदमी का काम है जिसको गवर्नेंस का, रूल्स का, रेगुलेशन का उनका पता हो, अंग्रेजी अच्छी जानता हो, क्योंकि सारे पैरे शहरे या चीज़ें डिटेल इंग्लिश में होती हैं। सो मोस्टली कोई मेरी तरह के भी होते हैं, अनपढ़ होते हैं थोड़े से, उन्हें उर्दू में ब्रीफ चाहिए होता है। लेकिन नहीं मत से विद द पैसेज ऑफ टाइम जुनैद अकबर साहब ने खुद को ग्रूम भी किया, इंप्रूव भी किया और बड़ी बेहतर कमेटी चलाना शुरू हो गए थे। मेरी हालांकि जैसे मैंने कहा पहले इनिशियली इतनी मेरी शायद नहीं थी कि शायद वो ना चला सके, कंडक्ट ना कर सके, ऊपर से 30 मेंबर रख दिए इन्होंने। मतलब किसी कमेटी के 30 मेंबर भी होते, सेनेटर भी डाल दिए, इधर से कौमी असम्बली भी डाल दी, और फिर 30 मेंबर की कमेटी को चलाना, 2 घंटे की मीटिंग है तो वो कहते गंजी नहाएगी क्या, नचोड़ेगी क्या, हिसाब है क्या आपका ऑडिट भी है, वजारतें भी हैं, फिर आपके फाइनेंस भी, हर एक से ओपिनियन भी लेने। 30 बंदे अगर बैठ गए एक एक सवाल भी करें तो आप उसको देख लें, एक सवाल 1 मिनट का भी हो तो उस पर तो कितनी आपको टाइम चाहिए और कितना आपको, मतलब इस कमेटी के मेंबर मैक्सिमम 10 होने चाहिए, तो मेरा ये ख्याल है, ताकि प्रॉपर तरीके से एक अच्छे इजलास हो। खैर उन्होंने 20 उसमें सेनेटर्स भी डाल दिए, उन्होंने वो भी आ गए हैं कि जब हमें भी इसमें हिस्सादार, ये पहले नहीं था, खिचड़ी पक जाती है, पक जाती है, वो हम देखते रहते हैं कि बहुत से लोग चुप करके बैठे रहते हैं, बाज बोल नहीं सकते, बाज आजकल ऑनलाइन होते हैं, तो अजीब सा काम होता है। लेकिन इवन देन मैं समझता हूँ कि जुनैद अकबर साहब कंपैरेटिवली कमेटी को बेहतर चलाना शुरू हो गए थे। अब उनके क्वेश्चंस, उनकी तैयारी वो लगती थी, मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं, हालांकि मैं उनकी 2-4 चीज़ों का मैं क्रिटिक भी रहा हूँ, तनकीद भी, कि कल उन्होंने ये मेरी एक तनकीद का कल जवाब भी दिया उन्होंने अपनी मीटिंग में। खैर वो फिर किसी वक्त बात कर लेंगे, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू, अभी टाइम थोड़ा है। उसी पे था जो रोकड़ी फैमिली के हवाले से मैंने कहा था ना कि रोकड़ी फैमिली को कैसे बैठे बैठाए उनको 1 करोड़ रुपए का उनका रेंट बना था और उसको कट करा के ऑडिट वाले, वजारतों वाले, फलाने वाले, वो उसको 17 करोड़ तक ले आए और उस पर किसी मेंबर ने, पीएससी वालों ने एतराज नहीं किया, ना जुनैद अकबर साहब ने किया, ना किसी और ने, क्योंकि अदालत में, फलान में है, तो बाकी केसेस भी तो अदालत में होते हैं, आप उनको कौन सा छोड़ देते। लेकिन लग रहा था रोकड़ी साहब वाले केस में कि सब जो है ना बड़े ठंडे पड़े हुए। खैर दैट्स अनदर थिंग।
सो आज जब हम गए तो देखने के लिए कि आज क्या होता है, हाँ। तो कमेटी का इजलास हुआ तो उस वक्त 11 बजे शुरू होता है, तो कोई उसको मेंबर नहीं है, ना मेंबर है तो ना उनके चेयरमैन साहब है। तो उसके बाद मतलब खासी देर के बाद तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 11, 15, 20 पे ना, वो फिर उसके बाद ये सनाउल्ला मस्ती खेल साहब है, वो भी है पीटीआई के एमएनए हैं, वो भी मेंबर हैं कमेटी के, वो आए तो उन्होंने हमें मीडिया को देख के कहा भाई साहब हम नहीं आ रहे, हमारा पीटीआई का खान साहब का फैसला था, हम नहीं आ रहे मीटिंग में, तो हम छोड़ के जा रहे हैं। सो इट वाज ऑफिशियली अनाउंस्ड के वो नहीं आ रहे, और इसी वजह से जुनैद अकबर साहब भी नहीं है, पीटीआई वाले लोग भी वो भी नहीं है। और फिर उसके बाद उन्होंने बैठे मेंबर बैठे जो 3-4 आए हुए थे, जिसमें बिलाल मंदोखेल साहब थे, पीपल्स पार्टी के बलोचिस्तान से सेनेटर आई, बस इज वन ऑफ द बेस्ट फाइंड जो मुझे लगा है। बलोचिस्तान से जो अच्छे सेनेटर जो आते हैं या एमएनएज आते हैं, बिलाल मंदोखेल साहब जो हैं इस वक्त पीएससी में, अगर जो मेरे 2-3 जो फेवरेट है ना, जो मेंबर हैं, जो तैयारी के साथ आते हैं, अच्छी तैयारी के साथ आते हैं, अच्छे क्वेश्चन करते हैं, कंपोज रहते हैं और एक्टिव रहते हैं थ्रू आउट द प्रोसीडिंग, कोई थोड़ी सा भी लैप्स नहीं हो, कहते हैं आंख भी नहीं झपकते, तो उनमें बिलाल मंदोखेल साहब भाई इज माई फेवरेट। बड़े अच्छे सवालात करते हैं मत से, मतलब, और मुझे इंटेलिजेंट ऐसे लोग वैसे ही अच्छे लगते हैं। उस कहाँ डंडी मारी जा रही है, कहाँ फेवर हो रही है, कहाँ 100 पैरासेटल हो रहा है, भी आने देते मेरे को ऊपर लगेगा बैन। अल्हम्दुलिल्लाह जितनी मैं कोशिश कर रहा हूँ, ताकि मुझे सुबह जो उठना पड़ता है कि ऊपर जबर करके कि मैंने जाना है, तो मेरी जान छुड़ाने का यही तरीका है। 2-3 बार चौधरी निसार अली खान साहब भी मेरे बड़े खिलाफ थे, वो किसी दिन पूछेगा मुझे। चौधरी निसार अली खान साहब अपनी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मीटिंग के इजलास की शुरुआत कुरान पाक के बाद, वो फिर उसके बाद मेरे तबरे पे होती थी। हाँ, वो फिर किसी दिन कहानी पूछेंगे मुझे आपने याद दिलाने की, चौधरी साहब बड़े नाराज होते थे मुझसे, वजूहात ये होती थी, ये जो मैं इस वक्त ये फरमा रहा हूँ मैं। खैर, तो उस पे आज इनके मेंबरान पूछा, पीपल्स पार्टी जो है इनके मेंबर अच्छे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी में जो उन्होंने लेडीज उनकी एमएनएज डाली हैं, अब उनको इंटरेस्ट नहीं, मतलब हिना रबानी खार साहब वो नहीं आती। अच्छा, वो उनकी मर्जी है, वो अब अपने आप को, वो भी हेनरी किसिंजर से कम नहीं समझती कि मेरा शायद इनके भाई आपको अगर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में इंटरेस्ट नहीं है, हिना रबानी खार साहबा को सीट ना जाया करें, आप शर्मिला फरूकी साहबा जैसे को आने दें। सो पीपल्स पार्टी को भी इनका रिव्यू करते रहना चाहिए कि हम जो जिनको मेंबरान बनाते हैं, क्या ये उसके काबिल हैं, क्या ये इंटरेस्ट कोई रखते हैं। मतलब हिना रबानी खार साहबा हैं, वो मैं देख रहा हूँ कि वो नहीं आती वहाँ पे, और कभी कभार कोई आ भी गई। आखिरी दफा मुझे याद पड़ता है 2-3 शायद महीने पहले, अगर मैं मिस नहीं कर रहा, तो शायद वो उस पर जूम पे आई थी, उसके बाद वो आती नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को वो उस लेवल पे देखते हैं कि मैंने इंटरनेशनल मामला देखने हैं, मैंने कोई वही वाली बात हेनरी किसिंजर वाला स्टाइल जो है ना वो रखने हमने, तो भाई उसकी जगह शर्मिला फरूकी को आने दे। उनको मैंने देखा कमेटी मीटिंग में आती हैं, अच्छी खासी तगड़ी, आज भी 2-3 कमेटीज में मैंने उनकी परफॉर्मेंस देखी है, वो अपनी तैयारी के साथ आती है। और भी 2-3 इनकी खवातीन है वहाँ पे, वो भी इंटरेस्ट नहीं उसमें ज़हर कर रही होती अपनी जगह पे। उसके बाद जो प्लस आज हमने उसमें चीजें देखी हैं, ये 30 मेंबरों की कमेटी है। आज पता है कितने मेंबरों के साथ इजलास चलता रहा है? 3। अच्छा, ये लड़ते इनसे। आप ये देखें कि आप लोगों को 3 लोग थे, और चौथे नवीद कमर साहब, चलो मान लिया पीएससी के लोग उसमें से निकल गए, नहीं सॉरी पीटीआई के लोग 4-5 होंगे ना, आपने कहा है, वो निकल गए होंगे, चलो 25 बच गए ना, तो बाकी 25 में से बाकी किधर है? बाकी तो पीटीआई के हैं। अच्छा, एमक्यूएम के भी आए हुए थे उसमें, कहने वाले बात एक आध वो भी आए, तो पीपल्स पार्टी के भी 2-3 लोग आए हुए थे। बाकी लोग किधर हैं? वो सेनेटर्स किधर हैं जिनको अब लेकर आते हैं, बड़े धूम धड़क के लड़ भिड़ के आते हैं कि हम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हम वो हैं। सो वो आपको इंटरेस्ट जो है ना वो नजर नहीं आ रही होती वहां पे उस लेवल की। सो जुनैद अकबर साहब वाज़न्ट हैप्पी, वो खुश नहीं थे आज वहाँ पे एक मैं चलते चलते हालांकि वहाँ पे दाखिला की कमेटी में बड़े अहम इंकशाफात हुए कि वहाँ पे बताया गया कि ड्रग्स जो वहाँ पे मैं गया था, खुरम नवाज साहब में बड़ी खूबसूरत उन्होंने गुफ्तगू की है, उन्होंने की है, शर्मिला फरूकी साहब वहाँ पे थी, आगा रफ़ीउल्लाह साहब थे, कादर पटेल साहब थे वहाँ पे, फिर उसको नशीन साहबा थी, वो थी, इजाज़ उल हक साहब आए हुए थे। सो वहाँ पे भी अच्छी एक मीटिंग रही है। वहाँ तलाल चौधरी साहब थे, बाकी लोग भी थे एएनएफ के हवाले से। वहाँ बड़े खतरनाक ये किए गए डिस्क्लोजर्स किए गए हैं। वो कहते हैं कि आपकी कैद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में जो वहाँ पे लड़के और लड़कियाँ जो हैं, इवन में सारे तो नहीं होंगे खुदा न खास्ता, वो ड्रग्स इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वहाँ पे बताया गया है। और फिर इसके बाद आजकल आपको घरों पे बैठे हुए व्हाट्सएप के जरिए भी आर्डर्स हो रहे हैं, ड्रग्स के स्टूडेंट्स कर रहे हैं घरों में, कोरियर के जरिए। ये कादर पटेल साहब ने बताया कराची में ये बहुत ज्यादा हो गया है, ये फंक्शन कोरियर के जरिए मंगवा लें। अब आइस का नशा जो है ना वो ज्यादा, इजहारुल हक साहब थे आपके इसके एमक्यूएम के कराची के, उन्होंने बहुत सारे इंकशाफात किए। इस्लामाबाद में बताया कि यहाँ आपके बुरे तरीके से पार्टिंग हो रही है और उनमें जिस तरीके के ड्रग्स यूज हो रही हैं कॉलेजेस के बाहर, स्कूल्स के बाहर, यूनिवर्सिटीज के बाहर, इट वाज सो अलार्मिंग। और एएनएफ को अच्छी खासी तनकीद का सामना करना पड़ा है कि आप लोग इस मामले में क्या कर रहे हैं। बिलियंस ऑफ डॉलर के उन्होंने बताया कि यहाँ से पाकिस्तान रूट बना हुआ है, ड्रग्स जाती हैं यहाँ पे। सो खैर की खबर कोई नहीं, आखिरी खबर चलते चलते खैर की खबर कोई नहीं, और हमारे पास होती नहीं है। कोई मिले कोई खैर की खबर तो आपको सुनाए। आखिरी खबर सुन लें जनाब, ये पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी
हालांकि तोशा खाना मुझे आपने कल याद दिलाया, हाँ, तोशा खाना पे वो बात करेंगे, important है, भुट्टो साहब के कुछ बड़े इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक और है। आज का कैबिनेट सेक्रेटरी साहब आए हुए थे, जिस तरह डिफेंड कर रहे थे ना अपनी तोशा तोशा खाना खानों को। में मार धाड़ों का, हाँ। कवानीन का, वो भी अलग कहानी सही है। है। जाते जाते सुन लें कि इस मुल्क में मार धाड़ कितनी हो रही है कि पाकिस्तान ठीक है जी। टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के एक साबिक चेयरमैन है, उनके मेंबरान हाँ। तो ईद आई, उन्होंने कहा जनाब को ईद ही लेते हैं किससे? अपने आप से, इसी से अच्छा। अकाउंट से, पीटीए से। ओह। उन्होंने 58 लाख रुपए की ईदी है। और अलाउंसेस खुद अप्रूव करके खुद में बांट दिए। ओह 58 लाख रुपए की ईदी और अलाउंसेस पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने, इनके मेंबरान ने, अफसरों ने खुद बैठ के उस समरी बनाई, उसकी अप्रूवल दी, बांट के खा पी के जनाब ईदी मना के घर चले गए। उनको भी कहा है नवीद कमर साहब ने कि भाई साहब ये वापस करें इनसे, वापस ईदियां तो वापस ईदी करवाएं वापस कर ठीक है। क्लासरा साहब के पास काफी सारी स्टोरीज थी, हम कोशिश करेंगे तोशा खाना भी जो है वो अगले प्रोग्राम में शामिल करें। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी।